जय हिंद साथियों। तो आज हम फिर लेकर हाजिर हैं वन शॉट वीडियो। इस चैप्टर में हम एक एक हेडिंग को समझेंगे। तो देखिए, हेडिंग चैप्टर का नाम क्या है? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो ये सब क्या होते हैं, सब हम बारी बारी से समझेंगे। ये वीडियो वन शॉट है। तो चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक शायरी लाए हुए हैं। ठीक, ये आपको यहाँ लिखा हुआ मिल रहा है। चलिए सुनते हैं। देखिए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। ध्यान से सुनिएगा कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, पर जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। वाह वाह कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है चैप्टर का नाम, क्लास 12, विषय बायोलॉजी, अध्याय जो भी हो। चैप्टर का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसमें हम क्या क्या समझेंगे तो वो सब यहाँ लिखे गए हैं। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी सूक्ष्म जीव मतलब ऐसे जीव जिसको हम ऐसे आंखों से एकदम क्लियर एचडी ना देख सकें, उसी को कहते हैं सूक्ष्म जीव। और इसमें आता कौन है? तो इसमें आता है जीवाणु, प्रोटोजोआ, ईस्ट, कवक, शैवाल, ये सब आ जाते हैं। अच्छा, ये इसके अध्ययन को कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मतलब छोटा, बायोलॉजी यानी कि लिविंग बीइंग का स्टडी। तो माइक्रोबायोलॉजी इसके अध्ययन को कहेंगे। इसके पापा हैं एंटोनियो लुएन हाक। ठीक, तो ये तो सूक्ष्म जीव के बारे में था। आगे हम देखते हैं घरेलू उत्पाद में कौन कौन से सूक्ष्म जीव उपयोग किए जाते हैं। तो आप लोग घरेलू उत्पाद में पहला देखे होंगे दूध से दही बनते हुए। क्या देखे होंगे? दूध से दही बनते हुए। तो नाम याद रखिएगा, दूध में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस, एक जीवाणु। कौन? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। ये दूध में उपस्थित जो शर्करा है उसको कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक अम्ल में। किसमें? लैक्टिक अम्ल में। तो जो दूध ठोस रहता है वही, जो दूध लिक्विड रहता है वो ठोस हो जाता है, यानी दही बन जाएगा। तो दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। एक आगे एक आप देखे होंगे दूध से पनीर बनाया जाता है। तो यहाँ आप लोग याद रखिएगा कौन सा जीवाणु? स्ट्रेप्टोकाकस लैक्टिस। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस दही, स्ट्रेप्टोकाकस लैक्टिस तो ये पनीर बनाता है। ये क्या करेगा? दूध में पाया जाता है, बताइए क्या पाया जाता है? वेरी गुड। दूध में जो लैक्टोज शुगर पाया जाता है ये उसी को एकदम जमा देता है, केसिन प्रोटीन को एकदम जमा देगा, कहेगा अब तुम कुछ मत करो, तो वो बदल जाता है पनीर में। ठीक, अगला डबल रोटी के उपयोग में। तो डबल रोटी के उपयोग यानी ब्रेड बनाने में, तो ब्रेड बनाने में उपयोग किया जाता है ईस्ट का। ईस्ट का वैज्ञानिक नाम है सैकेरोमाइसिस सेरेबिसियाई। तो ये लिखा है ना सैकेरोमाइसिस सेरेबिसी, ये किसका नाम है? ईस्ट का। तो इससे होता क्या है, ये जो बेकरी उद्योग होते हैं वहां इसका उपयोग करते हैं डबल रोटी, पावर रोटी, ब्रेड ये सब बनाने में। इससे वो सॉफ्ट और स्पंजी रहते हैं। ठीक, अगला एक पारस्परिक पेय होता है जिसे कहते हैं क्या नाम है? हाँ, टोडी। कौन सा? टोडी पारस्परिक से पेय। ये साउथ में है, बहुत ज्यादा इसका प्रचलन साउथ में है। तो इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के कीड़ों द्वारा पारस्परिक पेय बनाए जाते हैं। उसमें नाम है का याद रखिए आप, क्या? टोडी। ठीक, इसके बारे में और आराम से आगे पढ़ लीजिएगा। ये तो था घरेलू उद्योग। अब हम देते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर क्या क्या उपयोग है माइक्रोस्कोप के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो पहला देखिए, ये इंडस्ट्रियल एरियन में पहले हम देखते हैं किड़वन। किड़वन यानी उसको सड़ा देना। ठीक, तो ये सब जो है ये सब आपके पढ़ने के लिए है। किड़वन के लिए एक बड़ा सा बर्तन रहता है, उसी में किड़वन किया जाता है। ये बर्तन जो दिखाई दे रहा है ना, इसी में कोई भी पदार्थ लेके उसका किड़वन करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मदद से। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में भाई। तो पहला किण्वित पेय पदार्थ में हम पहला देखते हैं शराब। यहाँ बहुत से रहते हैं लेकिन हम पहला क्या देखते हैं? शराब। देखिए ये जो शराब, कहाँ गया जी? जो शराब होता है ये बनता कैसे है? जिसका भी आपको शराब बनाना है, महुआ का बनाना है, फलों के रसों का बनाना है, अनाज का बनाना है, जिसका भी, उसको आराम से आप ले लीजिए और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ काट लीजिए, तोड़ लीजिए। अब उसी में आप मिला दीजिए ईस्ट। अब वो ईस्ट क्या करेगा? उसको एकदम खूब बढ़िया सड़ा देगा। मैदा में मिला देते हैं, मैदा को सड़ा देता है, जलेबी बना देते हैं, तो उसको एकदम बढ़िया से सड़ा देगा। हल्का पानी में उसको कुनकुन कर दीजिए और एक कपड़ा पर रखकर ऐसे छान दीजिए। जब ऐसे गारेंगे तो जो गिरेगा ना वही दारू रहता है, एल्कोहल। ठीक है, जो ग्लूकोज रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल में। ठीक, तो चलिए
आगे की तरफ। अच्छा, यहाँ अंगूर के रस से क्या बनाया जाता है? वाइन। जौ के रस से बियर। किण्वित अनाज से विस्की। आलू से रम और वोडका। और महुआ से, इसे महुआ से बनाया जाता है देसी ठर्रहिया। अच्छा, इसके लिए आप याद रखिएगा, इसके लिए दो रिएक्शन भी होते हैं। देखिए, जो अनाज हो गया मीठा उठा है तो उसमें क्या रहेगा? C12H22O11। तो इसमें जैसे ही H2O मिला दिए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? C6H12O6। ये इन्वर्टेज एंजाइम की सहायता से, इस एंजाइम की इन्वर्टेज। ठीक, तो ये C6 प्लस C6H12O6। एक तो है ग्लूकोज, कौन है? ग्लूकोज। दूसरा है फ्रक्टोस। ठीक, फ्रक्टोस। ऐसे क्या नाम लिखा गया जी? दोनों में क्या डिफरेंट होता है ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। क्या? फ्रक्टोस। अब इसी ग्लूकोज को लेकर, किसको? ग्लूकोज को, यानी C6H12O6, इसको लेकर जाइमेज एंजाइम के उपस्थिति में, इसमें जाइमेज एंजाइम, इसका हम करा देते हैं किण्वन और हमको मिल जाता है C2H5OH और प्लस में CO2। दो दो ठो कितना हुआ है? 2 कार्बन, 4 हो गया। 4 और इसको हटा, हाँ चल, दो ठो 6 हो गया। ये है एथेनॉल, या कह लीजिए एथिल एल्कोहल। क्या है? एथेनॉल या एथिल एल्कोहल बन गया एल्कोहल। यही प्रोसेस रहता है। एक आप ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं। दूसरा हम देखते हैं सिरका। देखिए, सिरका कैसे बनता है तो आप लोग याद रखिएगा, एक जीवाणु है एसिटोबैक्टर एसिटी या तो माइकोडर्मा एसिटी। ये क्या करता है? ये शर्करा के घोल को किण्वन करके कन्वर्ट कर देता है एसिटिक अम्ल में। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है? CH3COOH। ये देखिए, सिरका को जैसे ही सड़ाएंगे, पहले रख देते हैं बोतल वोतल में, ऊख पे आता है तो बोतल में करके रोशनदानी में रख देंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एथिल एल्कोहल में। अब देखिए होगा क्या, उसी एथिल एल्कोहल को ये जो बैक्टीरिया है कन्वर्ट किस में कर देगी? एसिटिक एसिड में। बन गया सिरका। सिरका का उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग करते हैं दवाई में, अचार उचार बनाने में, पेय पदार्थों में भोजन का स्वाद बढ़ाने में। ये विशिष्ट गंध फलों सब्जियों को संरक्षित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है सिरका का। आगे बढ़े, चलो भैया। तंबाकू उद्योग, तो देखिए कुछ विशेष जीवाणु, नाम क्या है? बैसिलस मेगाथीरियम। क्या? बैसिलस मेगाथीरियम। माइक्रोकॉकस कैंडिडस। कौन? माइक्रोकॉकस कैंडिडस। तो ये तंबाकू के पत्तियों में सुगंध और स्वाद के लिए रहती है। चाय उद्योग में देखेंगे तो चाय की पत्तियों पर कौन सा जीवाणु? देखो, माइक्रोकॉकस कैंडिडस। ठीक, तो ये चाय से संबंधित माइक्रोकॉकस कैंडिडस, और इधर तंबाकू से संबंधित तो आप लोग याद रखिएगा बैसिलस मेगाथीरियम। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत सही। अब अगला क्या है? सूक्ष्म जीव और प्रतिजैविक। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक, ये याद रखिएगा। प्रतिजैविक होता क्या है? ये एक रासायनिक पदार्थ है जिसे हम दवाओं के रूप में यूज करते हैं। सबसे पहला जो प्रतिजैविक था वो खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखो नाम यहाँ दिया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये कब किए थे? तो यहाँ दिया है 1929। गलती से कर दिए थे। ये कुछ रिसर्च कर रहे थे, ऐसे प्लेट था इसमें इनको जीवाणु ग्रो करना था, यहाँ कवक बैठ गए थे। इधर अगल बगल में तो ग्रो हुआ लेकिन यहाँ नहीं ग्रो हुआ, तो ये कह रहे हैं यहाँ है क्या भैया, ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ ग्रो नहीं हो रहा है जीवाणु? देखें, ओ माय गॉड, यहाँ तो कवक जमा हुआ है। कहें लगता है कवक और जीवाणु से कुछ दुश्मनी है। तब ये देखें, उसी में तनीरा इधर उधर खोज खाज किए, कहें ओहो ये तो एंटीबायोटिक है। तो पेनिसिलिन की खोज यही किए थे, पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन। और इसके लिए इनको 1945 में नोबेल पुरस्कार मिला गया। दो जीवाणु जिससे प्रतिजैविक प्राप्त होते हैं, दो जीव का नाम, तो एक याद रखिएगा कवक। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलियम नोटेटम से, और वो क्या है? कवक। दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से, ये है एक जीवाणु। तीसरा दिया है क्लोरोमाइसिन। ये अब दो ठो बता दिए, दो ठो याद कर लीजिए, और बाकी इतना ज्यादा नहीं पूछेगा। अब हम देखते हैं कुछ रसायन, एंजाइम और जैव सक्रिय अणु। तो देखो,
यहाँ हम देख लेते हैं कुछ रसायन। तो जो सिट्रिक अम्ल होता है एस्परजिलस नाइगर, ये सिट्रिक अम्ल के लिए जिम्मेदार है। एसिटिक अम्ल के लिए एसिटोबैक्टर एसिटी, और ये सब जीवाणु ही हैं। लास्ट वाला केवल कवक है और ये पहला वाला कवक है। ठीक। ब्यूटिक अम्ल तो ये लैक्टिक अम्ल लैक्टोबैसिलस। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब फैक्चुअल चीजें हैं, याद रखना है। बहुत से प्रमुख एंजाइम देखते हैं। तो एंजाइम यानी कि पेक्टिनेज, ये एस्परजिलस नाइगर सेक्रेशन करता है। प्रोटीएज बैसिलस सब्टिलिस या कह लीजिए एस्परजिलस नाइगर। लाइपेज कैंडिडा, अब ये पढ़िए गए थे ना नाम ही तो याद करना है, और ये वन शॉट है, नहीं तो याद करवाते इसी में। तो और जैव सक्रिय अणु को याद रखिएगा। एक है स्ट्रेप्टोकाइनेज, इसका यूज कहाँ किया जाता है? हृदय रोगी के जो ब्लड थक्का है उसको घुलनशील बनाने के लिए। अगला है साइक्लोस्पोरिन ए, ये जब किसी का अंग ट्रांसप्लांट किया जाता है तो वहां ये यूज किया जाता है एज अ प्रतिरोधक। अगला हम देखते हैं वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। तो पहले ये जान लेते हैं वाहित मल होता क्या है। जितना भी व्यर्थ जल रहता है उसी को कहते हैं वाहित मल। क्या? जितना भी व्यर्थ जल कचड़ी कचड़ा है उसी को क्या कहते हैं? वाहित मल। जहां वाहित मल रहेगा वहां बहुत ज्यादा रोगजनक रहेंगे, यानी वहां रोगाणु बहुत ज्यादा रहेंगे, तो आप बीमार हो जाएंगे। और जहां वाहित जल रहता है तो वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये दो बात इतने से याद रखिएगा। अब इसका उपचार कैसे करेंगे? तो देखिए, इसके उपचार की दो विधियां हैं। एक है भौतिक विधि और एक है रासायनिक विधि, या कह लीजिए एक है प्राथमिक विधि और दूसरी है द्वितीयक विधि। प्राथमिक विधि में क्या करते हैं, रुक जाओ जरा, यही मैं एक फोटो लिया के दिखाता हूँ थोड़ा। आ जाओ भाई, ये लीजिए, देखिए। प्राथमिक विधि में उसका किया जाता है फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन यानी कि ऊपर से जो छानेंगे, जो बड़े बड़े कण रहेंगे वो छन जाएंगे। अब अवसादन यानी जो बालू वालू मिट्टी उट्टी के कण रहेंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, तो धीरे से उसको निकाल लेंगे। फिल्ट्रेशन करके बड़ा बड़ा का ऊपर छान लिए। तो दो चरण इसी प्राइमरी ट्रीटमेंट में ही, यही सीवेज के प्राइमरी ट्रीटमेंट इसी में हम दो चरण, एक तो छान लिए और जो नीचे बैठा था वो ले लिए। फिर उसको भेज देते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। प्राइमरी में हम किसी सूक्ष्म जीव का उपयोग नहीं करते, लेकिन सेकेंडरी में हम सूक्ष्म जीव का उपयोग करेंगे। सूक्ष्म जीव क्या करेगा? उसमें फोटोसिंथेसिस जाके करेगा, तो बहुत सा ऑक्सीजन बनेगा। ऑक्सीजन बनेगा यानी एक टर्म यही आ जाता है बीओडी। क्या आ जाता है? बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो, पहले चरण में मैं बताता हूँ प्राइमरी में क्या करेंगे। तो प्राइमरी में तो एक तो करेंगे अवसादन सेडिमेंटेशन, यानी जो नीचे बैठा रहेगा उसको निकाल देंगे। निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन, छान कर निकाल लेंगे। तो यहाँ ये काम खत्म। ठीक। तो अब देखिए, ये हो गया। द्वितीयक उपचार में जो प्राथमिक उपचार हो जाएगा, तो द्वितीयक उपचार में जो पदार्थ जाता है ना उसी को कहते हैं प्लावी बहिस्रावी। क्या कहते हैं? प्लावी बहिस्रावी। द्वितीयक में देखिए क्या होता है। द्वितीयक में हम अब उपयोग करते हैं सूक्ष्म जीवों का। ये सूक्ष्म जीव क्या करेंगे? अगर बीओडी, बीओडी मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये अगर बीओडी किसी का ज्यादा है मतलब वो ज्यादा गंदा है, बीओडी कम है मतलब कम दूषित है। ये बात यहाँ से आप याद रखिएगा। तो यहाँ बहुत से टाइप के सूक्ष्म जीव, जैसे देखिए जागलिया, और इधर बैगिया टोआ, इधर एक्रोमोबैक्टर, तो ये सब स्यूडोमोनास, ये सब कुछ शैवाल हैं। ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करेंगे और CO2 को लेकर उसमें जो रहेगा प्रकाश संश्लेषण करेंगे और ऑक्सीजन का निर्माण करेंगे। अभी इस ऑक्सीजन से अब हम दूसरे जीव वहां ग्रो करवा सकते हैं कि नहीं? ऑक्सीजन मिल रहा है, ये ऑक्सीजन से ही रिलेटेड है बीओडी। ये क्या था? प्राथमिक वाहित मल उपचार। कितने चरण में? 2 चरण में। कौन? प्राथमिक द्वितीयक। प्राथमिक में क्या होगा? छान लेंगे यानी निस्यंदन, जो नीचे बैठा उसको निकाल लेंगे यानी अवसादन। द्वितीयक में क्या होगा? सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके सफाई कर देंगे। तो ये देखिए, ये है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसी में छोटे छोटे जीवों को उपयोग करके बाकी जो पानी रहेगा उसको तब नदी उदी में जो भी सोर्स रहेगा वहां गिरा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखते हैं, ये उसी का एक क्या कहते हैं, एरो डायग्राम बनाया गया है। एक तो ये भाई आप लोग देख लीजिएगा।
गंगा यमुना एक्शन प्लान ये आपके लिए है, आराम से पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बायोगैस या कह लो इसी को गोबर गैस कहते हैं। तो गोबर से प्राप्त होती है जो गैस उसी को कहते हैं गोबर गैस। क्या? गोबर से जो प्राप्त होती है गैस उसी को कहेंगे गोबर गैस। डायरेक्टली जाओगे गोबर के पास, कहोगे भैया हमको गोबर गैस दे दो गोबरवा से, तो गोबर कहेंगे हाँ हाँ ले 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 ले। तो कुछ है नहीं, यहाँ एक प्रोसेस चलता है, उसी प्रोसेस को हम समझते हैं। वो होता है, देखो गोबर गैस बनता है गोबर गैस संयंत्र से, इससे बायोगैस संयंत्र से, उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ चित्र दिखाया गया है बायोगैस, यहाँ चित्र ये दिखाया गया है क्या भाई यहाँ दिखाया गया है बायोगैस संयंत्र। एक बड़ा सा गड्ढा खन लेंगे, उस गड्ढे में हम एक 12 से 15 फीट का बड़ा सा टंकी बैठा देंगे। तो देखो ये टंकी बैठा दिए, अब इसके बगल बगल में छोटा छोटा 2 गड्ढा और खन लेंगे। इस गड्ढवा को भी टंकिया से जोड़ देंगे, इस गड्ढवा को भी टंकिया से जोड़ देंगे। अब इस गड्ढा में हम गोबर मिला दिए, पानी मिला दिए, पत्ती उत्ती जो भी पाती उती गिरा रहे खड़पतवार मिला दिए, पानी धीरे धीरे डाल रहे हैं, तो इसी को कहते हैं करदम। क्या कहते हैं? करदम। अब यहाँ से वो घसकते 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 बड़का इस टैंकवा में चला गया। टैंकवा का नाम है डाइजेस्टर टैंक। क्या? डाइजेस्टर टैंक। इसमें बहुत से प्रकार के बैक्टीरिया, मेथेनोजेन बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव उपस्थित हैं। अब वो इसका कर देंगे किण्वन, मतलब एकदम खाई पिनाएंगे सबको, खाई पी के यहाँ CO2 गैस बना देते हैं। कौन सी गैस? CO2, मेथेन, ये सब गैस बना देते हैं। CO2 बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। अब इसके कारण क्या होगा, ये जो ऊपर इसके छोटा सा मतलब इस टंकी छोटा सा टंकी बैठाया गया है, इसको उठा देता है, इसमें गैस जाएगा, गैस का घनत्व कम, उसको थोड़ा सा उठा देगा। और इसी को देखो हम पतली नली के सहायता से रसोई घर के हम चूल्हा से जोड़ दिए। इसी को किससे हम जोड़ दिए हैं? चूल्हा से। अब चूल्हा का टोटी चालू करेंगे, गैस निकलेगा, आगी जला के ले पापड़ बनाए, पकौड़ी बनाए, खूब बढ़िया खाओ, आराम से मौज करो। बाकी लास्ट में जो ये बचा रहेगा उसको हम स्लज यानी कह लो खाद के रूप में फिर यूज कर लेंगे, यानी फायदा ही फायदा चलो क्लियर हो गया। तो क्या करेंगे, बड़ा के खुद डाइजेस्ट टंकी लेंगे, टंकिया को बैठा देंगे, उसके बगल बगल में 2 ठो गड्ढा बनाएंगे, इस गड्ढे को भी इससे जोड़ देंगे और इस गड्ढेवा को भी इससे जोड़ देंगे। अब क्या होगा, इसमें एक गड्ढा में गोबर पानी मिलाएंगे, उसको करदम कहेंगे, घसक के आएगा बड़का टैंकों में, बड़का टैंकों को कहते हैं डाइजेस्टर टैंक। उसमें छोटे छोटे जीव रहेंगे, उसको सड़ा देंगे, उसका किण्वन कर देंगे, उसमें गैस बनेगी, गैस उसके अंदर एक छोटी टंकी है उसको उठा देगा, उस टंकी में हम पतली पाइप लगाए हैं और उसको जाके चूल्हा से जोड़ दिए हैं, तो जाके चूल्हा में मिल गया गैस आराम से। ये आराम से समझा दिया। अब आप लोग एक बार और पढ़ लीजिएगा जो थियरी है, और आगे देखते हैं। अगला हम देखते हैं जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव कैसे बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज होते हैं। तो पहला जीवाणु को देखते हैं, जीवाणुओं द्वारा नियंत्रण कैसे होता है। जीवाणुओं में आप याद रखिएगा बैसिलस थ्यूरिनजिएसिस। ये जीवाणु जो है क्या करता है, जीवाणु बीटी फसल, देखिए बीटी फसल के निर्माण में बी का मतलब बैसिलस, टी का मतलब थ्यूरिनजिएसिस। बीटी फसल को ये जब बनाता है ना, तो उसमें कुछ ऐसे टॉक्सिक जीन रहते हैं, वो मतलब टॉक्सिक सबस्टेंस का सेक्रेशन करेंगे। तो होगा क्या, हम लोग उसको खाएंगे तो हम लोगों के आंत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जब उसी को कोई कीड़ा मकोड़ा खाएगा तो उसका आंत छल्ली छल्ली हो जाएगा। तो इसलिए वो कीड़ा मकोड़ा अगर फसल को खाए मर जाएगा बेचारा। तो बीटी फसल के उत्पादन में कौन जीवाणु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बैसिलस थ्यूरिनजिएसिस। जो बीटी काटन, बीटी बैगन, बीटी टमाटर, बीटी आलू है, वो सब बनते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, ये लोग याद रखिएगा। अगला देखते हैं हम क्या, अभी तो हम देख लिए बैक्टीरिया द्वारा, अब देखते हैं वायरस द्वारा। वायरस द्वारा में याद रखिए बैकुलो वायरस। क्या? बैकुलो वायरस। इसे हम कहते हैं NPV वायरस, मतलब न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। ये क्या करता है, रोगजनक कीटों और आर्थ्रोपोडियन को नष्ट कर देता है, मतलब जो कीड़े मकोड़े टिड्डी टिड्डा है उन सबको ये नष्ट कर देगा। इस तरह से हम लोगों का फायदा ही फायदा है। चलो अगला देखते हैं कवक द्वारा कैसे नियंत्रण होता है। कवक द्वारा में याद रखिएगा ट्राइकोडर्मा। ये क्या करता है, एक कवक है, ये पौधों की जड़ों में पाया जाता है और ये पादप के रोगों के उपचार के काम में आता है। अच्छा, जब भी कवक शैवाल से मिलता है तो लाइकेन बनाता है,
लेकिन जब कवक ऊंचे पौधों के जड़ों से मिलता है तो उसमें माइकोराइजा का निर्माण करता है। किसका? माइकोराइजा का। तो यहाँ देखिए प्रोटोजोआ, अच्छा पहले इसी में समझ लीजिए, माइकोराइजा को समझाता हूँ। ये आप लोग कुछ कवक याद रखिएगा। कौन? एंटोमोफ्लोरा, इधर एस्परजिलस, और वो ट्राइकोडर्मा, नाम याद रखिएगा। ठीक, ये क्या करते हैं? पीड़कों को नष्ट कर देते हैं। प्रोटोजोआ में आप याद रखिएगा ग्रिगेरेनिडिया और माइक्रोस्पोरिडिया और कोनिडिया, इसकी कुछ प्रजातियां कीटों का नाश कर देती हैं। और का है भैया, क्या है? बायो फर्टिलाइजर के रूप में सूक्ष्म जीव। अच्छा तो ये, अच्छा वो बायो कंट्रोलर के रूप में सूक्ष्म जीव था, अब बायो फर्टिलाइजर के रूप में है। वही मैं जो बताया ना, कवक जब ऊंचे पौधे की जड़ों से मिलता है तो माइकोराइजा बनाता है। अब माइकोराइजा के बारे में पढ़ना है। ठीक, देखो राइजोबियम, नास्टॉक, ये सब क्या करते हैं? राइजोबियम ये ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरित शैवाल के रूप, हाँ नीलहरित शैवाल ही है। राइजोबियम, नॉस्टॉक, एनाबेना, ये सब उसी के एग्जाम्पल हैं। ये क्या करते हैं? दलहनी फसल के जड़ों में लगे रहेंगे और उन सब की उर्वरता बढ़ा देते हैं। ये बाहर से जो नाइट्रेट, बाहर का जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करके उसकी मतलब उत्पादकता को बढ़ा देंगे। ये तीन तरह के होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकारक, वही जो मैं अभी अभी जो बताया, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया है। तो इसमें जो वातावरण में स्वतंत्र नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे पौधे उसको आसानी से लेते हैं। दूसरा है फास्फेट जीवाणु। इसमें देखो ये जो फास्फेट जीवाणु होते हैं, पादपों द्वारा अवशोषित के लिए, पादपों द्वारा अवशोषण के लिए अघुलनशील मृदी फास्फेट को तोड़ देते हैं फास्फेटेज एंजाइम का श्रवण करके। तीसरा है माइकोराइजा। माइकोराइजा में बताया ना, कवक ऊंचे पौधों की जड़ से मिल जाए, माइकोराइजा बना लिया। अच्छा माइकोराइजा दो तरह के होते हैं, बाह्य माइकोराइजा, अंतः माइकोराइजा। तो यहाँ हम पहला क्या देख रहे हैं? बाह्य माइकोराइजा। यहाँ जो कवक है ना वो पौधे के कहाँ तक रहेगा? केवल अधिचर्म तक। पौधे के कहाँ तक रहेगा? अधिचर्म तक ही, तो उसको बाह्य माइकोराइजा कहेंगे। अधिचर्म के अंदर हिल जाएगा वल्कुट तक, कॉर्टेक्स तक, उसको कहेंगे अंतः माइकोराइजा। ये देखिए क्या है? अंतः माइकोराइजा। माइकोराइजा के बारे में आराम से आप पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं जैव उर्वरक और रासायनिक उर्वरक की तुलना करते हैं। देखो ये जो रासायनिक उर्वरक है ये महंगा होने के साथ साथ मृदा के लिए हानिकारक भी होता है, लेकिन जो जैव उर्वरक और उर्वरा शक्ति भी घटा देता है, ज्यादा प्रयोग करें, और मिट्टी को बंजर बना देता है। लेकिन जो जैव उर्वरक है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है और सस्ता और निःशुल्क रहता है, घर पे बना लो आराम से। अब कह रहा है कि इसके अधिक उपयोग से मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, जबकि जैव उर्वरक का कितना ज्यादा अधिक प्रयोग कर लो उसका हानिकारक प्रभाव नहीं होता। अगला, जैव उर्वरक के, रासायनिक उर्वरक के उत्पादन में कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग से प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन जैव उर्वरक बनाओगे तो कोई प्रदूषण नहीं बढ़ेगा। ये जो जैव उर्वरक है रासायनिक उर्वरक की तुलना में कितना बढ़िया है ये बताया गया। दोनों में अंतर भी बता दूं क्या? तो जैव उर्वरक जो होता है ये जीवों के उपयोग से बनता है, मतलब उसमें जीव अपनी भूमिका निभाते हैं, मृदा की उर्वरता को बढ़ा देते हैं। लेकिन ये संश्लेषित बनाया जाता है इसको कृत्रिम रूप से, और ये क्या करते हैं? मृदा की उर्वरता घटा देते हैं। इसमें लगभग सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें कुछ विशेष पोषक तत्व, जैसे हमको नाइट्रोजन चाहिए तो नाइट्रोजन स्पेशल वाला है, फास्फेट चाहिए फास्फेट स्पेशल वाला है। ये रासायनिक उर्वरक खाद जो रहता है उसी की बात की जा रही है। ये धीमी गति से काम करता है, ये बहुत तेजी से गति से काम करता है और जल्दी अपना प्रभाव धीरे धीरे कहेगा भाई हम तुमको आज बढ़ाए हैं, अब एक समय आएगा तुम पहले से बहुत छोट रहोगे। हो गया। तो चलिए, आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए, यहाँ नंबर दिया गया है, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए, पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसी तरह से आप किसी और चैप्टर का वन शॉट पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, वीडियो बना दिया जाएगा। आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।